नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में, जिसमें पहली बड़ी खबर भिवानी से है, जहां सीएम मनोहर लाल ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर भी भिवानी से ही, जहां पर बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। बता दें कि 3 सत्रों में बीजेपी की बैठक हुई है और साथ ही जिसमें सरकार की योजनाओं पर मंथन भी किया गया। और तीसरी बड़ी खबर रेवाड़ी से, जहां एक शख्स ने अवैध संबंधों के शक में अपने ही रिश्तेदार और कंपनी में कार्यरत सहकर्मी चौकीदार की निर्मम हत्या कर दी। चौथी बड़ी खबर फतेहाबाद से, जहां सड़कों की हाल बेहाल है, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिन की 4 बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली खबर में सीएम मनोहर लाल साइंस कॉन्क्लेव में पहुंचे, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम आपको। दूसरी बड़ी खबर बीजेपी का मंथन यहां जारी है। आज कार्यकारिणी की बैठक है और ये जो बैठक है वो 3 सत्रों में होने वाली है। बैठक का दूसरा दिन। इस बैठक में आने वाले चुनाव और साथ संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इस पे कई तरह की बातों पर मंथन किया जाएगा। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर जो साथी है वो ही हत्यारा निकला। अवैध संबंधों के शक में ही एक युवक ने अपने ही दोस्त की निर्मम हत्या कर दी, चौकीदार को मौत के घाट उतार दिया। चौथी बड़ी खबर हादसों को दावत देती सड़क, तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको ये फतेहाबाद से, जहां पर फतेहाबाद में सड़कों की हालत बद से बदतर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। कहा यह भी जा रहा है कि कई बार इस बारे में प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन समाधान कुछ भी नहीं निकल कर आया है। दिन की 4 बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। छात्रों को मुलाकात सीएम मनोहर लाल ने की। साइंस कॉन्क्लेव में कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की है। भिवानी की चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में साइंस कॉन्क्लेव का कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम मनोहर लाल शामिल हुए और साथ ही इस दौरान स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का सीएम मनोहर लाल ने अनावरण भी किया। बैठक में बीजेपी का मंथन जारी। कार्यकारिणी की बैठक को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। 3 सत्रों में बैठक होगी और आज हालांकि बैठक का दूसरा दिन है। इसमें आने वाले चुनाव, क्योंकि हरियाणा में भी 2024 में विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। इस साल 2024 में लोकसभा चुनाव भी है। संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, किस तरीके से उस पर काम किया जाए, आज कार्यकारिणी की बैठक में कई बातों पर मंथन किया जाएगा। इस बैठक का आज दूसरा दिन है। 3 सत्रों में ये बैठक आयोजित की जा रही है। तो वही तीसरी बड़ी खबर, यहां अवैध संबंधों के शक में एक युवक ने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि पुलिस ने अब कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। चौथी बड़ी खबर, हम आपको बदहाल सड़क की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इस बारे में प्रशासन को कई बार लोगों ने अवगत कराया, लेकिन फिर भी प्रशासन का और जिम्मेदार लोगों का इस और कोई ध्यान नहीं। सड़क की हालत इस कदर बद से बदतर है कि यहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है, लोग दुर्घटना का शिकार होते हैं। कई बार प्रशासन को इस बारे में बताया गया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, समाधान कुछ भी नहीं किया गया। दिन की 4 बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिन की 4 बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहली बड़ी खबर में भिवानी पहुंचे हैं सीएम मनोहर लाल। भिवानी में चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में साइंस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। इसमें सीएम मनोहर लाल पहुंचे। सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की और इसके साथ ही उन्होंने वहां स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण भी किया। जब मनोहर लाल वहां पहुंचे थे तो बुके देकर उनका स्वागत किया गया। दीप प्रज्वलित भी कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मनोहर लाल ने की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर कार्यकारिणी की बैठक को लेकर बता रहे हैं, जहां पर बैठक
होगी और इसके तहत इस बैठक में कई तरह की बातों का जिक्र भी किया जाएगा। साथ ही क्योंकि आने वाला चुनाव भी है और उसके साथ कई बड़े बैठक में निर्णय लिए जा सकते हैं। तो रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भिवानी दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया और इसके साथ ही विश्वविद्यालय की तीसरे टीचिंग ब्लॉक की आधारशिला भी रखी है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधन करते हुए कहा कि विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों की दुनिया को बहुत बड़ी ही देन है। प्रदेश सरकार ने विज्ञान रत्न पुरस्कार राशि को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख कर दिया है। भारत के 12 वैज्ञानिकों को विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, इस बात का जिक्र सीएम मनोहर लाल ने किया है। सराहना करता हूँ चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी की कि इन्होंने इस प्रकार का साइंस कॉन्क्लेव और जिसका शीर्षक रहा है कि राष्ट्र निर्माण में विज्ञान का योगदान, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और खास करके विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी अभी उभरते हुए वैज्ञानिक आगे बन सकते हैं, उनको उस प्रकार की रुचि पैदा हो, उनको ज्ञानवर्धन हो और जितने भी देश के दुनिया भर के बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं उनके जो रिसर्चेज हैं, उनके जो काम किए हुए हैं, वो सबके सामने जब रखे जाएंगे तो सबको प्रेरणा मिलती है। और विज्ञान के बिना आज एक भी कदम आगे बढ़ना संभव नहीं है। सब चीजें विज्ञान के ऊपर ही आधारित होकर के आगे बढ़ रही हैं। तथ्य होते हैं, लेकिन उन तथ्यों को विज्ञान से सिद्ध कर दिया जाए तो उसके परिणाम अच्छे निकलते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे देश को वैज्ञानिक शायद उतना मैं तो नहीं देते रहे होंगे, पास्ट में भूतकाल में तो बहुत वैज्ञानिक यहाँ हुए हैं, लेकिन अभी की जो एक बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण, जब देश में कोविड आया तो दुनिया के बड़े बड़े देशों ने भारतवर्ष के ऊपर एक शंका पैदा करनी शुरू कर दी कि शायद सबसे बड़ा जो नुकसान है वो भारतवर्ष का होगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने अपने वैज्ञानिकों को बुला करके ये कहा कि एक अच्छी वैक्सीन हम तैयार करें ताकि हम अपने आप को भी बचा सके, दुनिया के लोग को भी बचा सके। 2 वैक्सीन हमने तैयार की और 200 करोड़ वैक्सीन वायल्स बना करके न केवल अपने देश में उसको सब लोगों को लगाया गया, बल्कि दुनिया के और देश जो इसको नहीं लगवा सकते थे उनको भी हमने भेजा और एक मानव जाति के कल्याण के लिए हमारा कदम आगे बढ़ा। ये हमारे वैज्ञानिकों की देन है। अपने प्रधानमंत्री जी ने अब जो नारा दिया है, जय जवान जय किसान, साथ में जय विज्ञान और जय अनुसंधान, ये उन्होंने जोड़ा है। तो विज्ञान और अनुसंधान इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसके लिए आज का ये सेमिनार, इसके लिए मैं शुभकामनाएं। बीजेपी का अभी 24 तो आना ही है और 24 में चुनाव भी है, तो मिशन मानना ना मानना विषय नहीं है। आखिर एक सामान्य एक प्रक्रिया है कि जब चुनाव आता है तो उसकी तैयारी के लिए हम भी जुटे हैं, बाकी पार्टियां भी जुटी हैं, तो एक प्रकार की ये विरोध का निपटारा हो पाएगा। देखिए, कोई किसी प्रकार का तथ्य उसमें नहीं है, बल्कि इन सरपंचों की, हमारे जो लोकल बॉडीज के लोग हैं, उनकी हमने पावर्स बढ़ा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक मुट्रिजा जुड़ गए हैं। दीपक, ताजा अपडेट बताएं फिलहाल। बिल्कुल सुरभि, आपको बता दूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भिवानी में पहुंचे थे। भिवानी में चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के अंदर एक कार्यक्रम के अंदर पहुंचे थे। साइंस कॉन्क्लेव कार्यक्रम था। साइंस को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि साइंस को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि साइंस की वजह से ये आज हम जिंदा है, क्योंकि साइंस में
पिछले दिनों जब कोरोना आया था तो कोरोना की वैक्सीन इजाद की थी, न केवल भारत में बल्कि दूसरे देशों को भी कोरोना की वैक्सीन दी थी, जिसकी वजह से आज भारत का नाम अन्य देशों में भी है कि कोरोना की वैक्सीन से काफी जो देश हैं वो बचे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि साइंस जो है वो काफी उन्हें बढ़ावा देने का जरूरत अभी और भी है, और आगे केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दे भी रही है, और जो बजट अभी फिलहाल जो है उसमें भी साइंस को बढ़ावा देने के लिए काफी योजनाएं सरकार ने केंद्र करने की बात कही है। बिल्कुल दीपक, सीएम इस कार्यक्रम में कितनी देर तक रुके थे और क्या इसके अलावा उन्होंने अहम बातें कही हैं? बिल्कुल, आपको बता दूं कि 45 मिनट जो है का जो कार्यक्रम था, 45 मिनट के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विशेष तौर पर अपना भाषण भी दिया और पत्रकारों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि साइंस को बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सिटियों में भी तरह तरह के जो है कोर्सेज जो है वो शुरू किए जा रहे हैं, बढ़ावा दिया जा रहा है, और लगातार ये जारी जो है आगे भी चलता रहेगा। बिल्कुल दीपक, इस अपने संबोधन के जरिए सीएम ने यहाँ पर साइंस को बढ़ावा देने का काम किया है और कई बातों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि भारत के ऐसे वैज्ञानिक भी हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार तक मिल चुका है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जब सीएम का भाषण बच्चों ने वहां पर सुना होगा तो वो काफी हद तक उनसे प्रेरित भी हुए होंगे। बिल्कुल, आज जो छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि वैज्ञानिक युग है और विज्ञान को बढ़ावा देने की काफी जरूरत भी है, और विज्ञान जो है तेजी से बढ़ भी रहा है, और तेजी से विज्ञान का विस्तार भी आने वाले समय के अंदर और भी होगा की बात जो है मुख्यमंत्री ने कही है। बिल्कुल दीपक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो रुक करते हैं दूसरी बड़ी अहम खबर की और ये भी भिवानी से ही है, जहां पर बीजेपी कार्यकारिणी की दूसरे दिन की बैठक में सभी पदाधिकारियों ने मंथन किया है। बता दें कि बैठक के 3 सत्रों में पार्टी संगठन की मजबूती और आगामी चुनाव पर रणनीति बनाई गई, जिसमें पहले सत्र में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के निर्णय पर चर्चा की गई। साथ ही दूसरे सत्र के दौरान हरियाणा सरकार की योजनाओं पर मंथन हुआ। तीसरे सत्र में पिछले 3 महीनों के कार्यक्रमों की समीक्षा भी की गई। तीन सत्रों में कार्यकारिणी की बैठक आज भिवानी में और आज इसका दूसरा दिन है। कई पदाधिकारी इसमें शामिल हुए। साथ ही संगठन को कैसे मजबूत किया जाए इस पर भी मंथन किया गया है। ये बैठक काफी अहम है, कई महत्वपूर्ण निर्णय इस बैठक में लिए जा सकते हैं। साथ ही बता दें कि इस दौरान, क्योंकि ये बैठक इसलिए भी अहम माना जा रहा है, 2024 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होना है, और साथ ही बता दें कि लोकसभा चुनाव भी 2022 में होना है, 2024 में होना है। आपको बता दें कि इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और आने वाले साल में 2024 में विधानसभा चुनाव हरियाणा का और लोकसभा चुनाव वो काफी अहम है और इस बैठक में कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन, 3 सत्रों में यह बैठक हुई। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे बीजेपी के प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। जी प्रोफेसर साहब, ये बैठक काफी अहम है और क्योंकि 2024 का जो हरियाणा विधानसभा चुनाव है वो भी, और 2024 में ही लोकसभा चुनाव भी है, उस मायने में भी क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? बैठक में क्या अहम फैसले लिए जा सकते हैं? सुरभि जी, चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो कमिटमेंट है गरीब के प्रति, गरीब कल्याण के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी का समर्पण है, ये अपने आप में आज देखने लायक बात है। आज पूरे दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी में जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो भारत में सरकार है, वो सरकार किस प्रकार से गरीब कल्याण को, गरीब उत्थान के लिए छुटी हुई है और निरंतर गरीब के लिए काम करती जा रही है। पहली बार ऐसा हुआ है जी कि गरीब को नारों से निकालकर गरीब को योजनाओं के यथार्थ और केंद्र बिंदु में बना दिया और गरीब के तक सीधे से सीधा लाभ पहुंचे। उसके लिए एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों और हजारों योजनाएं शुरू कर दी। आज गरीब उत्थान जो है केंद्र के एजेंडा में फोरफ्रंट पर है। आज गरीब उत्थान हरियाणा सरकार के एजेंडे में फोरफ्रंट पर है। इस बात की चर्चा जो है अपने आप में है और भारतीय जनता पार्टी का इसीलिए दिनों दिन बढ़ता जो जनाधार है
इसी कारण से है कि गरीब का प्रेम, प्यार और आशीर्वाद जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। आज जो बैठक है उसकी थीम जो है, उसका जो थीम विषय है वो सामाजिक सुरक्षा, गरीब कल्याण और जोखिम फ्री किसान। किस प्रकार से किसान की खेती को हमने जोखिम फ्री किया। हम ये कहकर सत्ता में आए थे कि किसी प्राकृतिक आपदा पर, किसी खराबे पर अगर कोई ओले गिरते होंगे किसी किसान के खेत में, जो पहले भी गिरते रहे जी, वो ओले जो हैं वो किसान के खेत में नहीं गिरेंगे, सरकार के खजाने पर गिरेंगे। और हमने आकर यथार्थ किया। आज हिंदुस्तान में सबसे अधिक अगर कहीं पर अगर आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक कहीं खराबे का मुआवजा मिलता है तो हरियाणा की भाजपा सरकार दे रही है। आज किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सबसे अधिक लाभ किसी को मिल रहा है तो हरियाणा के किसान को मिल रहा है। आज हर प्रकार से किसान को जोखिम फ्री कर दिया और प्राकृतिक आपदा की सारी मार सरकार ने अपने खजाने की ओर मुंह मोड़ दिया। ये जो अपने आप में अद्वितीय है। इसलिए आज गरीब किसान और नौजवान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, महिलाएं, श्रमिक, हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इस प्रकार से व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हर न्याय प्रिय व्यक्ति जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमने चोरों और लुटेरों की सरकारों को हटा दिया, हमने डाकू और गुंडों की सरकारों को हटा दिया। आज पूरी देश जो है इसके लिए बुरी बुरी हमारी प्रशंसा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमसे बातचीत करने के लिए प्रोफेसर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रुक करते हैं अब तीसरी बड़ी खबर की ओर, रेवाड़ी से, जहां पर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बता दें कि शख्स ने अवैध संबंधों के शक में अपने ही रिश्तेदार और कंपनी में कार्यरत सहकर्मी चौकीदार की निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद मृतक के शव पर डीजल डालकर उसे आग के हवाले भी कर दिया ताकि मृतक की शिनाख्त न हो सके। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। रेवाड़ी से ये पूरा मामला अवैध संबंधों के शक में युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। कल दिनांक 10/2/2023 को सुबह थाने में इतला प्राप्त हुई हमारे एएसआई रामचंद्र को। ये ऐसे हमारी कंपनी है आरएनसी कंपनी, चौकीदार मस्त अवस्था में गेट पे पड़ा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस मौके पहुंची, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, गहनता से निरीक्षण किया गया और तुरंत उसी समय इस बात की इतला लगी कि मृतक जो है ये इसका नाम है रोहित समबंशी और ये करीब 2-3 महीने पहले ही यहाँ पर काम पे आया था। इसके पेरेंट्स जो थे वो यहाँ काम एज ए माली का काम करते थे 8-9 महीने से कंपनी में। पुलिस ने वहाँ जाकर बयानात हासिल की, तफ्तीश की, तो तफ्तीश में ये निकल कर आया जो दोषी है जिसका नाम करण सिंह है, उसने रात को दारू का नशे में इस व्यक्ति की ईंट मारकर हत्या कर दी और शव को खुद। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे हमारे साथ हमारे संवाददाता चैन सिंह जुड़ गए हैं। चैन सिंह जी, फिलहाल ये बताएं कि आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और गिरफ्तारी के बाद और क्या अहम खुलासे हुए हैं? देखिए, अवैध संबंधों के शक के अंदर जो हादसा थी, ये दोनों आपस के अंदर रिश्तेदार भी थे और एक ही कंपनी के अंदर 4th क्लास यानी कि चौकीदार की नौकरी करते थे। और देर शाम तक कंपनी के गेट के ऊपर ही रोहित जो कि चौकीदारी का काम करता था, उस गेट पर ही उसका अज्ञात शव मिला और जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। तो उसके बाद तहकीकात करते हुए पुलिस आरोपी करण तक पहुंची, जो उसका रिश्तेदार भी है, उसका सहकर्मी भी है। और इसी शक के चलते पहले उसने ईंट मारकर हत्या की और शिनाख्त ना हो पाए उसके चलते डीजल डालकर उसको आग के हवाले कर दिया। लेकिन बावजूद उसके पुलिस तहकीकात करते हुए आरोपी तक पहुंची, उसे गिरफ्तार किया और आज कोर्ट में पेश कर उसको 5 दिन के रिमांड पर लिया गया ताकि हत्या में शामिल और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा सके, उन तक पहुंचा जा सके। जी बिल्कुल सैन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो रुक करते अब चौथी बड़ी खबर की ओर। रतिया के
ठोबा गांव की सड़क एक्सीडेंट का अड्डा बन गई है। बता दें कि रास्ते में एक सड़क का हिस्सा बजरी से बना हुआ है और सड़क पर जो भी जोड़ है वो सही नहीं है, जिसके कारण वहां रोजाना हादसे होते रहते हैं। और इस सब के बीच रास्ते से जा रही एक बस हादसे का शिकार हो गई। एक बच्चे के सर में काफी चोट भी लगी है, जिसके बाद बच्चे के माता पिता तुरंत मौके पर पहुंचे और बच्चे को बिना देरी किए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां सर में फिलहाल उसे 5 टाके भी आए हैं। फतेहाबाद से ये पूरा मामला। फतेहाबाद में हम आपको सड़क की बदहाली किस कदर है वो तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। आए दिन इस सड़क पर हादसे होते रहते हैं। एक और हादसा हुआ, इसमें 5 साल के बच्चे के सर में काफी चोट आई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो वहां से जा रहा था तो जो वहाँ पे जंप है वो बहुत ऊंचा दे रखा है जी। इंटरलॉक और जो दूसरी ना जो सिमटेड है इसके बीच में जो जंप है वो ज्यादा दे रखा है जी। तो वहाँ पे बहन ने कुछ उछाल लिया, उसके कारण उसके सिर में लगभग 4 से 5 टांके आए हैं जी। तो उसका हमें समाधान चाहिए जी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पे हमारे साथ हमारे संवाददाता रमेश ढाकर जुड़ गए हैं। रमेश, फिलहाल ये बताए कि कहा यह जा रहा है कि कई बार इस बारे में प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन बात नहीं मानी गई और एक और हादसा आज फिर हुआ है। ताजा अपडेट बताएं। बिल्कुल, देखिए सुरभि, बताना चाहूंगा ये जो फतेहाबाद से जो रदिया का रोड है, उस रोड पे एक जो छोटा रास्ता 2 किलोमीटर का रास्ता, ये गांव अडानी को ये रोड जाता है। इसको लेकर के जो हमारी जो है सबसे पहले एक्शन मार्केट कमेटी के एक्शन से हमारी बात हुई थी। हमने यही था कि ये जो रोड है मार्केट कमेटी का है, लेकिन एक्शन और जेई ने बताया कि जहाँ से इंटरलॉक और ये सिंटेड जो रोड शुरू होती है, क्योंकि गाँव की तरफ से जो रास्ता आया है बनकर के वो इंटरलॉक और सिंटेड जो है एरिया वो बना है, और इधर से जो लुक बजरी का काला माल जो पड़ के डरा था, ये है मार्केट कमेटी का। तो जो ज्वाइंट जहाँ पर है वो पंचायत के अंदर आता है। हमारी जो सरपंच प्रतिनिधि मनोज घाटा से बात हुई, सुबह का जो ये हादसा हुआ है, इसमें जो स्कूली बच्चा जो इंटरनेशनल का बच्चा है, ये जो बस के अंदर ये वहाँ एक बहुत ही बड़ा जंप उस गाड़ी ने लिया है। ये आज का नहीं है, ये काफी दिनों से सिलसिला जारी रहा है। ढाणीवासी थे, उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट यहाँ पर अक्सर होते रहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब चीजें बनाई जाती है उस समय क्या ग्राम पंचायत को पता नहीं होता कि ये जो हमने जो जहां तक ये कंप्लीट किया है, ये कितनी बड़ी ठोकर बन चुकी है, ये जंप बन चुका है। इन चीजों को क्या है मद्देनजर देखते हुए, पब्लिक का ध्यान करते हुए इन चीजों को पहले से ही ठीक ढंग से किया जा सकता है। लेकिन आज जब ये जो बड़ा हादसा है, कहीं ना कहीं बच्चे की जान इसमें जा सकती थी। इसके अंदर क्या हुआ है कि अभी सरपंच प्रतिनिधि मनोज घाटा ने कहा है कि हम 2-4 दिन के अंदर इसको तुरंत प्रभाव से ठीक करवा देंगे और भविष्य में कोई घटना ना उसको लेकर के तुरंत एक्शन लिया जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये समय रहते हुए पहले से भी ये चीजें करवाई जा सकती है। पता होता है अब कितने व्हीकल वहां से गुजरते हैं, कितनी हादसे पहले हो चुके हैं। आज ये जो हमारे हर खबर टीवी चैनल के माध्यम से ये अब जनता के सामने है, अधिकारियों के सामने ये चीजें आ रही है। अब ये एक्शन लिया जाता है, ये पहले भी लिया जा सकता है। सुरभि जी बिल्कुल। रमेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दिन की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।